नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे गोरखपुर में योगी राज में महिला सिपाहियों की इज्जत के साथ हुए खिलवाड़ की, अनिल अंबानी की सफलता के डूबते सूरज की और भारत को समुद्र की गहराइयों में मिली नई संजीवनी की। इन मुद्दों पर विस्तार से होगी बात, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मोदी बोले कई साल की मेहनत के बाद हुआ समझौता, 99% भारतीय सामानों को टैरिफ में राहत। रूसी प्लेन चीन सीमा के पास क्रैश, सभी 49 लोगों की मौत, कुछ घंटे पहले कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा था। ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज से बाहर, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन इंजर्ड हुए, पैर की उंगली फ्रैक्चर हुई। राहुल बोले चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धोखाधड़ी की, हजारों बोगस वोटर जोड़े, हमारे पास है 0.0% सबूत। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत। वहीं थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, F-16 तैनात किया गया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 3 दिन पहले 12 आरोपी हुए बरी। यूपी में 11 साल की बच्ची को तेंदुआ खा गया, धड़ और हाथ अलग मिला। पटना में एनएसयूआई का प्रदर्शन, रोजगार शिक्षा की मांग को लेकर विधानसभा घेराव, पुलिस से झड़प। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्वामीनारायण मंदिर पर नस्लीय हमला, दीवारों पर लिखे गए नफरत भरे संदेश। शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 542 अंक टूटा, निफ्टी 25,100 से नीचे आया। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोरखपुर की फिजाओं में बुधवार की सुबह सिर्फ धूप नहीं, चीख पुकार भी तैर रही थी। पीएसी ट्रेनिंग सेंटर के बाहर सुबह 8 बजे ट्रेनी महिला सिपाही की आवाज गूंज रही थी। हमें खुले में नहाना पड़ रहा है, सीसीटीवी लगे हैं, समझिए हमारे वीडियो बन चुके हैं, अगर व्यवस्था नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों? इतना बोलकर वो बेसुध हो गई और फिर शुरू हुआ वो मंजर जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। एक एक कर 600 महिला सिपाही सैलाब बनकर बाहर निकल आई। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। आखिर हुआ क्या था, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम देते हैं। दरअसल गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों से जानवरों जैसा सलूक हुआ। उनके मुताबिक 2 दिन से पानी नहीं मिला, मांगने पर धमकी मिली, मुंह में पाइप डाल देंगे। 30 रिक्रूट एक कमरे में थी, वो भी सिर्फ एक पंखे में। 14 सिपाहियों को टीन शेड में झोंक दिया गया। टॉयलेट की हालत इतनी गंदी कि सांस रोकना पड़ा। कहने पर जवाब मिला, खुद ही साफ करो। ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता 360 की, लेकिन ठूसी गई 600 सिपाही। अब देखा जाए तो ये सिर्फ अव्यवस्था नहीं, ये अपमान था, औरतों के हौसले को कुचलने की नाकाम कोशिश थी। और तो और, जैसे ही डीआईजी रोहन पी कनय ने आदेश दिया कि सभी महिला सिपाहियों का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, ये आग लगनी तय थी। टेस्ट से पहले सीएमओ को बुलाकर मेडिकल टीम भी तैयार करा दी गई। अविवाहित सिपाहियों में इस आदेश को लेकर जबरदस्त नाराजगी फूटी। हालांकि आईजी ट्रेनिंग ने बाद में आदेश रद्द कर दिया और साफ कहा, अनमैरिड सिपाही खुद शपथ पत्र दे, किसी तरह की जबरन जांच नहीं होगी। लेकिन फिर भी जैसे ही ये बवाल राजधानी तक पहुंचा, आला अफसरों की नींद उड़ गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने तुरंत मीटिंग बुलाई और फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सस्पेंड किए गए, आरटीसी प्रभारी संजय राय सस्पेंड किए गए, पीएसी के कमांडेंट आनंद कुमार सस्पेंड किए गए, डीआईजी रोहन पी कनय हटाए गए, डीजीपी ऑफिस भेजे गए। गोरखपुर पीटीएस को नया प्रभारी मिला और नई कमांडेंट निहारिका वर्मा को भेजा गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये सब तब हो रहा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में मौजूद थे और नगर निगम में भाषण दे रहे थे। उसी वक्त पीएसी कैंपस में जख्मों से भरी आवाजें निकल रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर आप सांसदों तक ने सरकार को घेरा। सवाल एक ही था, महिला सुरक्षा का नारा देने वाली सरकार में महिला पुलिस ही असुरक्षित क्यों? मगर देखा जाए तो ये मुद्दा सियासत से बढ़कर है, क्योंकि ये मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। ये सिर्फ 600 सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहता है, जब वही बेटी वर्दी पहनने निकलती है तो उसे ना तो वो सम्मान मिलता है, ना तो बुनियादी सुविधा। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। कभी उसका नाम भारत के सबसे रईस उद्योगपतियों की पहली पंक्ति में लिया जाता था। 2008 में उनकी नेटवर्थ 42 अरब डॉलर थी। वे दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि खुद को लंदन की अदालत में दिवालिया बताना पड़ा और अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी 50 से ज्यादा कंपनियों पर छापे मारे हैं।
ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन टाइकून की जिसने बुलंदियों को छुआ, लेकिन आज लगभग हर कंपनी या तो बिक रही है और या दिवालिया हो चुकी है, और आज फिर एक बार ईडी की छापेमारी का सामना उनको करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अर्श से फर्श पर एक बड़ा बिजनेसमैन आया तो आया कैसे। तो चलिए आज एक नजर डाल लेते हैं इस सफर पर। अनिल अंबानी का कारोबारी सफर शुरू हुआ 1986 में, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आया। इसके बाद उन्होंने रिलायंस के वित्तीय मामलों की कमान संभाली। 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद अनिल और मुकेश ने कुछ समय तक मिलकर रिलायंस का नेतृत्व किया, लेकिन 2005 में मतभेद इतने बढ़े कि रिलायंस साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया। अनिल को मिले टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर जो भविष्य के बिजनेस माने जा रहे थे। अनिल अंबानी ने टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और मीडिया जैसे क्षेत्रों में तेजी से एंट्री की। शुरुआत में सफलता भी मिली। आईपीओ आते ही रिकॉर्ड टूटने लगे, निवेशकों की लाइन लग गई, लेकिन फिर अचानक से बर्बादी का समय शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के दादरी में उनका एक मेगा पावर प्रोजेक्ट जमीनी विवाद में फंस गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद्द कर दिया। मनोरंजन क्षेत्र में ड्रीम वर्क्स के साथ बड़ी डील हुई, लेकिन वो भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वहीं सबसे बड़ा झटका आया रिलायंस कम्युनिकेशंस में। कर्ज इतना बढ़ा कि 2019 में कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसी साल अनिल अंबानी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए नहीं चुका पाए और जेल जाने की नौबत आ गई। आखिरी वक्त पर मुकेश अंबानी ने भुगतान कर उन्हें जेल जाने से बचाया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दोनों भाइयों के रिश्तों पर भी सबकी नजरें टिका दी, जिसके बाद चीन के 3 बैंकों ने $680 मिलियन का लोन डिफॉल्ट करने पर लंदन की अदालत में मुकदमा किया। मामला गंभीर था क्योंकि इसमें अनिल अंबानी ने कथित रूप से व्यक्तिगत गारंटी दी थी। अदालत में उन्होंने कहा उनके पास ना कोई संपत्ति है ना आयानी। एक समय का अरबपति अब खुद को दिवालिया घोषित कर चुका था। 2021 में उनकी एक और बड़ी कंपनी रिलायंस कैपिटल भी 24,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के बाद इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में चली गई। इसे हाल ही में हिंदुजा ग्रुप ने खरीदा है। फिलहाल ईडी की आज की रेड और एसबीआई द्वारा फ्रॉड घोषित किया जाना अनिल अंबानी के गिरते करियर का ताजा अध्याय है। उनकी अधिकांश कंपनियां या तो बिक चुकी हैं या बिकने की कगार पर हैं। अनिल अंबानी की कहानी सिर्फ एक अरबपति के पतन की कहानी नहीं है, ये उस सोच, फैसलों और जोखिमों का आईना है जो बिजनेस की दुनिया में सफलता और असफलता की दिशा तय करते हैं। ये याद दिलाती है कि ऊंचाई कितनी भी हो, अगर जमीन मजबूत ना हो तो गिरने में वक्त नहीं लगता है। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। भारत ने अब सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि समंदर की अथाह गहराइयों में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। समुद्रयान मिशन के तहत भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 अब इतिहास रचने को तैयार है। जी हां, कल्पना कीजिए गहरा नीला समंदर, सूरज की किरणें जब पानी की सतह से टकरा कर नीचे उतरती हैं तो कुछ ही मीटर बाद सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। वहां ना तो कोई आवाज है और ना ही कोई इंसान, बस एक अनजानी रहस्यमयी दुनिया। इतना ही नहीं, सोचिए वहीं कहीं 6000 मीटर की गहराई में भारत की एक पनडुब्बी मत्स्य 6000 चुपचाप समुद्र की छाती चीरती हुई आगे बढ़ रही है। उसके भीतर 3 भारतीय वैज्ञानिक सांस रोके इस अनदेखी दुनिया से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। भारत के लिए मत्स्य 6000 कोई आम मशीन नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो हार नहीं मानता। और इसके टाइटेनियम स्फीयर को जोड़ने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 700 बार वेल्डिंग की। हर बार मिली असफलता को सीढ़ी बना लिया अगली कोशिश के लिए। 700 बार, सोचिए कोई और होता तो शायद रुक जाता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार के हर टुकड़े को जोड़कर एक ऐसी सफलता गढ़ दी जो अब दुनिया देख रही है। हमने चांद पर झंडा फहराया है, मंगल की कक्षा को छुआ है और अब बारी है उस दुनिया की जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, यानी समंदर की गहराइयों की। मत्स्य 6000 सिर्फ एक वाहन नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिकों की कल्पनाओं की उड़ान है जो पानी के नीचे गोता लगा रही है। और ये डीप ओशियन मिशन भारत को समुद्री अनुसंधान, खनिज खोज और जैव विविधता की नई सीमाओं तक ले जाएगा। इस पूरी यात्रा का सबसे जटिल हिस्सा टाइटेनियम का गोल चैम्बर भारत में भारतीयों द्वारा ही बनाया गया है, और यहाँ तक कि इसे वेल्ड करने के लिए इसरो ने खुद अपनी वेल्डिंग मशीन बना डाली। 40 किलोवाट की तकनीक जो आने वाले दशकों की वैज्ञानिक खोजों को रास्ता दिखाएगी। देखा जाए तो यानी वो दिन अब दूर नहीं जब भारत के वैज्ञानिक समंदर के पेट में उतरकर उसकी धड़कन को सुनेंगे। खनिज, नई प्रजातियां और सैकड़ों रहस्य हमारे सामने होंगे, और तब पूरी दुनिया कहेगी भारत अब समंदर की भी ताकत बन चुका है।
फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज सावन का 14वां दिन है। कहीं बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक और सियासत की चर्चा हो रही है। लेकिन इसी शोर के बीच झांसी के मऊरानीपुर से एक तस्वीर दिल को छू जाती है। यहाँ एसडीएम अजय कुमार खुद माइक उठाकर कांवड़ियों को भजन सुनाते दिखे और कोतवाली प्रभारी विद्यासागर सिंह वर्दी पहनकर सड़क किनारे रोटियां बेलते नजर आए, जैसे प्रशासन नहीं परिवार सेवा में जुटा हो। ये वो पल था जहां ड्यूटी नहीं, भक्ति और मानवता की खुशबू थी। ये बताता है कि कांवड़ यात्रा केवल हंगामे की हेडलाइन नहीं, सेवा, श्रद्धा और सौहार्द की भी कहानी है, जिसे अब हर किसी को देखना और समझना चाहिए। फिलहाल के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।